हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इस डिस्कशन में मैं आपको डिफरेंट आर्टिकल इसमें ली गई है, तो उसका जो 3-4 आर्टिकल है वो अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और इसका जो पीडीएफ है, बाकी जो फुल आर्टिकल है वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है। आप उससे जुड़ के इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो 17 सितंबर का जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है उसका हम डिस्कशन इसमें देखेंगे। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का, इंक्लूडिंग ऑल दी जीएस पेपर एंड एसए पेपर। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा एज पर सिलेबस। रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। जो भी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएंगी वो एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएंगी। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। आपको रिमेडियल क्लासेस की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी में जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन है, तो उसी के अवसर पे ये आर्टिकल ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने डेडिकेट किया है, ट्रिब्यूट दिया है टू आवर ऑनरेबल पीएम हु टर्न्स 75 टुडे। तो यूनिक लीडरशिप, तो इनके लीडरशिप के दौरान किस तरीके से नेशन का डिफरेंट सेगमेंट में, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, इंटरनेशनल रिलेशन में हो, टेक्नोलॉजी में हो, डिफेंस में हो, किस तरीके से जो डेवलपमेंट हुई है वो हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। और इनके ऊपर क्या है क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी सीधा सीधा पीएम साहब के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन उनकी जो भी डिसीजंस है उनको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इनका जो स्पेशल करिश्मा है उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे इंडिया का जो स्टेचर है वो कैसे बढ़ा है, वो सभी चीज हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। डिसाइसिव एंड करेजियस लीडरशिप, तो किस तरीके से इनका जो करेजियस लीडरशिप है उसके वजह से जो आर्टिकल 370 है उसका एब्रोगेशन हुआ, और जो हमारा एसिमेट्रिक फेडरलिज्म था काफ़ी ज़्यादा उसको सिमेट्रिक कर दिया गया। फिर मोनेटाइजेशन का जो डिसीजन था नवंबर में 2016, तो वो जो डिसीजन था काफ़ी करेजियस डिसीजन था। तो किस तरीके से डीमोनेटाइजेशन आर्टिकल 370, फिर ब्रिंगिंग जीएसटी रिफॉर्म्स, देन सर्जिकल स्ट्राइक एंड दी बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो ये क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट और करेजियस डिसीजन है जो ऑनरेबल पीएम ने अपने जो पीएमशिप के टेन्योर है उसमें लिया है। फिर प्रोप और गवर्नेंस में अंत्योदया के लिए, तो अंत्योदया क्या है, जो लास्ट पर्सन है उसका उदय होना। अंतो मतलब लास्ट, उदय मतलब उसका भी उदय होना, मतलब कोई भी इंसान नहीं छूटना चाहिए। तो इस प्रोप और गवर्नेंस के जरिए या फिर अंत्योदया का कंसेप्ट के जरिए जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, जो पॉवर्टी रीडन पॉपुलेशन है, उनके लिए उज्ज्वला योजना, क्लीन कुकिंग फ्यूल देना, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देना सालाना, देन आपका जन धन योजना के तहत फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को इंश्योर करना। तो लगभग 55 करोड़ नए बैंक अकाउंट खोले गए हैं, और इससे क्या है 99.99% जो पॉपुलेशन है हमारी देश की वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत आ गई है। और जन धन योजना के तहत जितने अकाउंट खोले गए हैं 55% जो अकाउंट है वुमेन के नाम से है। तो इससे पता चलता है कि जो जन धन योजना है काफ़ी सक्सेसफुल है, और इसने क्या किया है, वुमेन एम्पावरमेंट में भी काफ़ी जो अपना योगदान है आगे बढ़ाया है। उज्ज्वला योजना में भी क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन क्लीन कुकिंग फ्यूल से जब खाना बनाएंगी तो एक तो उनका समय बचेगा, फिर आपका उनको फायरवुड ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, उनके हेल्थ के जो कंडीशन है ठीक रहेगा। समय जब बचेगा तो डिफरेंट और स्किल में वो अपने आप को नियोजित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिंक करके आपको देखना होगा। तो अंत्योदया, उज्ज्वला योजना, किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या है, प्री और मेंस में क्वेश्चन बन सकता है।
अनवेवरिंग कमिटमेंट टू नेशनल सिक्योरिटी, तो किस तरीके से जो उनका कमिटमेंट रहा है टुवर्ड्स आवर नेशनल सिक्योरिटी वो भी हम देख सकते हैं, जैसे जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, और जो स्ट्राइक की गई है फॉर एग्जांपल बालाकोट स्ट्राइक अगेंस्ट टेरर लॉन्च पैड्स, तो ये क्या है, काफ़ी बोल्ड डिसीजन है। आई फॉर एन आई है कि आप हमारे साथ बार बार ऐसा करेंगे तो उसके लिए हम क्या है, कमिटेड है कि अपने नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक हम जा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है। इनहेंस इंटरनेशनल स्टेचर, तो G20 का प्रेसिडेंसी हो या फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में लीडरशिप हो या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हमारा लीडरशिप हो या फिर ओवरऑल क्लाइमेट पॉलिसीज़ में फिर आपके ग्लोबल साउथ के जो हम वोकल है उसको लेके हो, तो इसके चीज़ बारे में हम मेंशन कर सकते हैं। स्पेशल जो करिश्मा है एंड डायरेक्ट कनेक्शन, तो डायरेक्ट कनेक्शन विथ डिफरेंट रीजन, लाइक आप देख सकते हैं कि यूएसए के साथ नो डाउट अभी थोड़ा सा ट्रेड के लिए रिलेशन खराब है, लेकिन हम देख सकते हैं यूएसए हो या फिर रशिया हो, हाल ही में चाइना के साथ भी रिलेशन बेटर हुआ है। नेक्स्ट है विजन ऑफ अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, तो विजन ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया, तो आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम लिया गया ड्यूरिंग कोविड-19, तो हमें उस समय समझ में आया कि डिफरेंट जो सेगमेंट है, हेल्थ हो, स्पेस हो, मेडिसिन हो, इन सभी चीज़ों में या फिर क्रिटिकल मिनरल्स हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सभी दिशाओं में हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो ये आत्मनिर्भर का गोल क्या है, स्वदेशी मूवमेंट 1905 से किस तरीके से डिफरेंट समय पे नेहरूबियन एरा में आत्मनिर्भर भारत, देन आपके सेकेंड पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी के समय का आत्मनिर्भर भारत अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन, इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं। टिल अभी का जो विजन है उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है 2014 के पहले जो आपका था कि जो डिलीवरी मैकेनिज्म थी, वेलफेयर सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, उसमें काफ़ी फ्लॉज थी, काफ़ी लीकेजेस होती थी, इंक्लूशन एक्सक्लूशन का एरर था, तो उस सभी चीज़ों को दूर कर दिया गया अंडर जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल। तो ये काफ़ी क्या है, आपका रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म में आप देख सकते हैं जीएसटी का रिफॉर्म हो या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाना हो, ताकि हम क्या कर सके, जल्दी जो हमारी कंपनीज है जो बंद हो रही है उसको विंड अप कर सके और नए अपॉर्चुनिटीज़ खोल सके, बैंक का जो एनपीए है उसको कम कर सके। नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन जो अभी देखा था, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। फॉरेन पॉलिसी में देखें तो हम लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, सीकिंग अ लीडिंग रोल विश्वगुरु रादर देन जस्ट अ बैलेंसिंग वन, तो हम लीड कर रहे हैं फ्रंट लाइन से। नेक्स्ट है चैलेंजेस रिलेटेड टू इशू टू दी इशू, तो अभी क्या चैलेंजेस है, तो डीमोनेटाइजेशन को लेके जो चैलेंजेस आई थी लगभग ये अभी ठीक हो गया है। फिर जीएसटी को लेके जो चैलेंजेस थी इनको भी अभी क्या किया जा रहा है, रिफॉर्म किया जा रहा है। तो हाल ही में जो जीएसटी का स्लैब चेंजिंग हुआ वो हम थोड़े बाद में देखेंगे। सोशल कोहिजन को लाना ज़रूरी है क्योंकि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन के बाद ही जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है, विनिंग हार्ट एंड माइंड है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसको ठीक करना ज़रूरी रहेगा। इकोनॉमिक स्ट्रेस जो देख सकते हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ पॉलिसीज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके लिए हमें आत्मनिर्भर का जो विजन है उसको और आगे बढ़ाना है। फेडरलिज्म में देख सकते हैं कि एक फ्रिक्शन देखा जा सकता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, स्पेशली केरला को लेके, तमिलनाडु को लेके, वेस्ट बंगाल को लेके, पंजाब को लेके, तो उसको दूर करना ज़रूरी रहेगा। तभी हम डबल इंजन वाला जो ग्रोथ है, सेंटर एंड स्टेट टुगेदर कोलैबोरेट करके आगे बढ़ सकते हैं इन डिफरेंट सेगमेंट, लाइक टेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो, कम्युनिकेशन हो, ओके, सोशल कैपिटल का डेवलपमेंट हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, स्किलिंग हो, आत्मनिर्भर भारत बनना हो या फिर विकसित भारत बनना हो बाय 2047। सस्टेनेबिलिटी ऑफ वेलफेयर, तो जो वेलफेयर है उसको सस्टेन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैसिव स्केल में वेलफेयर स्कीम जो हम ले रहे हैं उसके लिए फाइनेंशियल तो सस्टेनेबिलिटी है वो थोड़ी दिक्कत में आ जाती है, तो इसीलिए क्या करना है, जो आप वेलफेयर स्कीम है उनको सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ाना है। बाकी जो की टर्म्स है, अंत्योदय, आत्मनिर्भर भारत, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बाकी लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस देखें तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है जो दिया था भाई दीनदयाल उपाध्याय जी। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा था कि हॉलिस्टिक अप्रोच लेना है डेवलपमेंट के लिए, बैलेंस करना है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नीड्स को। और इसमें अंत्योदय जो है इसके कोर में था कि अंत्योदय लास्ट वाला पर्सन जो है कोई भी नहीं छूटना चाहिए, एवरीवन शुड बी uplifted, everyone should be developed,
हॉलिस्टिकली। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट पता ही है, तो ये क्या है, एक सेंस ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल नेशनलिज्म है जो एक हमें आइडेंटिटी देता है। यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो देश में कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, सभी हैप्पी रहने चाहिए। वेबेरियन कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, तो जो आपका मैक्स वेबर है, तो मैक्स वेबर क्या करते हैं, आपके जो अथॉरिटी है उसको कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी इन तरीके से दिखाते हैं कि किस तरीके से अथॉरिटी जो है वो सर्ज होती है। तो जो लीडर्स का बहुत ज़्यादा करिश्मा है, बहुत आकर्षित है, आकर्षण करते हैं, तो उनको कहा जाता है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट देखते हैं, तो जो भी चीज़ें हम देखेंगे ना उसमें डायमेंशंस को, आप सभी डायमेंशन से आपको आंसर लिखना होगा। जैसे सोशल डायमेंशन से किस तरीके से सोशल एम्पावरमेंट हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है बिकॉज ऑफ आयुष्मान भारत, बिकॉज ऑफ जनधन योजना, बिकॉज ऑफ उज्ज्वला योजना, ये सभी देखना होगा। पॉलिटिकल में अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव है जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर रही है। लीगल में देखें तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जीएसटी का जो अमेंडमेंट है वो देख सकते हैं। एथिकल में देखें तो नेशनल ड्यूटी, कंपैशन, तो कंपैशन क्या है, national duty to protect our nation, compassion towards whom, towards the weaker section of our population। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो आज हम क्या है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी असर्टिव है अपने राइट्स को लेके एंड राइट्स ऑफ द ग्लोबल साउथ नेशन, लाइक वी आर वोकल इन G20 ग्लोबल साउथ समिट, वो सभी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जीएसटी, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी थ्रू जनधन, डिमोनिटाइजेशन, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अंडर आत्मनिर्भर भारत, इन सभी चीज़ों को हमें देखना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो एक ही टॉपिक था उसको हमने इसमें आपके डिफरेंट डायमेंशंस में, सेगमेंट्स में तोड़ के आंसर को देखा है। तो जब मेंस में आंसर लिखेंगे तो आपको इस तरीके से डिफरेंट डायमेंशंस को तोड़ के और उसके साथ सब्सटेंशिएट भी करना होगा। जो आप देख सकते हैं इसमें बोल्ड अक्षर में है, ये इसको सब्सटेंशिएट कर रहा है एथिकल, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल पॉइंट्स को। ओके, बाकी वे फॉरवर्ड में क्या करना है, इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, गेन को डीपन करना है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है। तो ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे जो है हाल ही की, उसने भी कहा है कि हमें डीप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो उसके लिए आप जन विश्वास बिल के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं जो इसमें मिसिंग है। स्ट्रेंथन करना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो बाई किस तरीके से हम कर सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन, बाय ब्रिंगिंग इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 जो प्रेसिडेंट साहब फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग के अंदर गवर्निंग काउंसिल है, फिर जोनल काउंसिल है अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। तो उन सभी चीज़ों को हम मेंशन कर सकते हैं। प्लस ये जो भी मैंने बातें अभी आपको बताई प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है। बैलेंस करना है वेलफेयरिज्म एंड फिस्कल प्रूडेंस को, कि हमें वेलफेयर भी चाहिए और फिस्कल प्रूडेंस मतलब क्या है, जो आपका फिस्कल डेफिसिट है उसको भी हमको एक लेवल तक ही रखना पड़ेगा, नहीं तो नेशन के ऊपर क्या होगा, पब्लिक डेट ज़्यादा पड़ेगा, अल्टीमेटली वो पब्लिक को ही टैक्स के जरिए चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए वेलफेयर को भी लाना है और फिस्कल प्रूडेंस को भी हमें देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल जैसे कि मैंने कहा था जीएसटी के ऊपर होगा, तो जीएसटी 2.0 शॉर्ट टर्म पेन पॉसिबल लॉन्ग टर्म गेन। तो ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि जीएसटी में अभी जो भी सुधार लाई गई, ओके, जैसे आपके 18 से 5% में ला दिया गया, जो 4 स्लेब थी उसको 2 कर दिया गया है। एक होगा आपका 5 मेरिट रेट, देन 12 स्टैंडर्ड रेट, एक 40% रहेगा डी मेरिट रेट। ओके, तो ऐसे यूजुअली इसमें 2 रेट कही जा रही है कि 5 और 12। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो आई थिंक 5 12 नहीं, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, 5 and 18। ओके, 5 and 18 और एक 40 डी मेरिट का रेट रहेगा। तो जो आपके इससे अभी क्या होगा, देश में जो जीएसटी चेंजेस आई है, जो टैक्स को घटाया गया है 5% में, 12 से 5% में लाया गया, 28 से 18% में लाया गया, तो उससे क्या होगा, देश में जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। तो एक बार तो गवर्नमेंट को इससे लॉस होगा, काफ़ी लॉस गवर्नमेंट को झेलना पड़ेगा। इसमें 48,000 करोड़ लॉस देखा जा सकता है एक साल में एस्टिमेटेड। तो ये 48,000 करोड़ नो डाउट ये शॉर्ट टर्म पेन रहेगा, क्योंकि जीएसटी का स्लैब कम कर दिया गया है, रेट भी कम कर दिया गया है, तो जो गवर्नमेंट की कलेक्शंस होगी थ्रू जीएसटी वो कम होगी। तो ये शॉर्ट टर्म पेन होगा जिसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, 3 to 4% जो अपना रेवेन्यू है वो लॉस करेगी इन अ ईयर। देन सेकेंड, जब आपके सेकेंड ईयर से क्या होगा, 6-7% का हम गेन देख सकते हैं। क्यों, कैसे गेन दिखा जाएगा, क्योंकि डिमांड में इफेक्ट पड़ेगा।
जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस कम होगी और प्राइस जब कम होगा तो लोग क्या करेंगे, लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगा। तो ये कहीं मेंशन किया हुआ होगा, ये रहा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा और उससे क्या है, जो इनकम है वो ऑगमेंट होगी और उससे खर्च बढ़ेगा, और जब खर्च बढ़ेगा डिमांड आएगा मार्केट में तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, अभी इंसान अगर 2 प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, जीएसटी कम होने की वजह से, रेट कम होने की वजह से 4 परचेस करेंगे, तो उस तरीके से क्या है, जो शॉर्टफॉल है वो फिलअप हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। फिजिकल प्रेशर रहेगा कुछ 1 साल, जो मैंने अभी बताया था, रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा, लेकिन वो बाद में ठीक हो जाएगा। और उसके लिए अभी चैलेंज क्या आ सकती है, जो 1 साल है उसमें गवर्नमेंट को बोरोइंग जो है वो इंक्रीज करना पड़ सकता है, जो एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस करना पड़ सकता है। और अगर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रिड्यूस करती है और उसमें अगर सोशल स्कीम्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में रिड्यूस करती है, तो वो इनडायरेक्टली हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर को हैम्पर करेगा। या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डेफिसिट को मोनिटाइज कर सकती है। सो मोनिटाइजिंग द डेफिसिट रेफर्स टू प्रिंटिंग मोर मनी कैन लीड टू इन्फ्लेशन। तो ज़्यादा मनी प्रिंट करके डेफिसिट को फिल करने की कोशिश की जा सकती है। तो फिर से बताता हूं कि फिजिकल प्रेशर होगा बिकॉज जीएसटी रिफॉर्म की वजह से रेवेन्यू शॉर्टफॉल आएगा। तो गवर्नमेंट इसको कैसे मीट कर सकती है, या तो उधार लेगी या फिर खर्च कम करेगी डिफरेंट सेगमेंट में, या फिर उधार भी नहीं लेगी, खर्च को भी इंटैक्ट रखेगी। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, मनी प्रिंट करना पड़ेगा। तो मनी प्रिंट करने का मतलब क्या है कि आपका इन्फ्लेशन को बढ़ावा देना। तो ये क्या है, एक नेगेटिव बात है। फिर आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको तो हटा दिया गया है, लेकिन ज़रूरी अभी क्या है, जो पासिंग ऑन दी बेनिफिट है। तो अभी ऐसा खबर भी आ रहा है कि जो प्रोडक्ट है जीएसटी कम होने की वजह से, जहाँ जीएसटी 10% कम हो रहा है, तो उसमें आपका क्या है, जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस को बढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या है, जो बेनिफिट हम चाह रहे थे वो नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बनाया था। तो उस एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी को अभी विजिल रहना पड़ेगा और विजिलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो इस तरीके के अनऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस है उनको कर्व कर सके, और जो रियल बेनिफिट है वो कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। ध्यान रखिएगा, बाकी ये जो भी की टर्म्स है उसको एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें जो भी डायमेंशन है उसको हमें फिर से ध्यान रखिएगा, सभी आर्टिकल में हम इसी तरीके से हमें चीज़ों को देखना होगा। सोशल इम्पैक्ट क्या रहेगा, पॉलिटिकल क्या रहेगा, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत हमें इन चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिजिकल पॉलिसीज़ को बेटर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लीगल में देखें तो जीएसटी जो लॉ है उसको अमेंड करना पड़ेगा स्लैब्स को ठीक करने के लिए। फिर एथिकल अगर देखें तो एथिकल पॉइंट में अगर देखें तो इसमें स्पेशली जो आपके गवर्नमेंट ने क्या की है, हेल्थ इंश्योरेंस में और डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस में प्राइजेस को कम किया है, 0 में या फिर 5% में लाई है। तो इससे क्या है, आपका एक इंक्लूजन होगा लोगों का, फेयर अपॉर्चुनिटी सभी को मिलेगा टू परचेस इंश्योरेंस। तो उससे एक एथिकल पॉइंट हम देख सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इंडिया का जो जीएसटी है वो लगभग काफ़ी समय पे कंपेयर करके देखा जाता है विथ जीएसटी सिस्टम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया में 1 या 2 स्लैब है तो उस तरीके से होना चाहिए। तो ये जो पहले डिस्कशन था ये इसको अभी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो इससे क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंडिया का जो रैंकिंग है वो बढ़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, व्हाई इंडिया मस्ट लेट हर टाइगर्स वेंडर फ्रीली। तो अभी जो टाइगर कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है, तो 1973 में इसको लिया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर को कौन से लॉ के तहत लिया गया, एक लॉ है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1973, सॉरी नॉट 73, 72, द प्रोटेक्टेड एरिया मॉडल। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 के तहत क्या किया जाता है, आपकी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिक्लेयर की जाती है। तो इससे प्रोटेक्टेड हो जाता है जो एरिया है वो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो फ्लोरा एंड फौना है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मुद्दा क्या है कि जो टाइगर प्रोटेक्शन के लिए जो टाइगर रिजर्व्स या फिर टाइगर कॉरिडोर्स बनाई गई थी, ये देखा गया है कि इससे टाइगर का जो मूवमेंट है वो फ्रीली नहीं हो पाता है। या फिर जो आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या करती है, टाइगर कंजर्वेशन को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है। तो अभी डेटा में देखा गया है कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसने आपके कहीं होगा इधर, तो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसने 27 ऑफ इट्स 30 टाइगर रिजर्व बेस्ड ऑन 2014 रिपोर्ट। तो अभी ये देखा गया है कि जो टाइगर रिजर्व्स है उसमें जो कॉरिडोर बनाया है उन्होंने,
या फिर कॉरिडोर को मार्क किया है कि आपके लगभग 27-30 कॉरिडोर है। तो उसी कॉरिडोर में क्या करना है, इंसान को डिस्टर्ब नहीं करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करके या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन एक्चुअल में देखा गया है कि 192 कॉरिडोर है, क्रूशियल कॉरिडोर है। तो अभी अगर इतना है कॉरिडोर को ही रिकॉग्नाइज किया गया है, तो इतने जो कॉरिडोर है, बाकी जो आपके कॉरिडोर छूट गए हैं 160 कॉरिडोर, तो 160 कॉरिडोर में क्या होगा, आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज रहेंगी और इससे क्या है, जो टाइगर पॉपुलेशन है उनका जो कंजर्वेशन है उसमें हैम्पर होगा। तो इसीलिए इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो पुराने डेटा के हिसाब से या फिर पुराने टाइगर पॉपुलेशन के हिसाब से ही पॉपुलेशन को तो काउंट कर रही है, वो कि लगभग लगातार बढ़ते जा रहा है। वर्ल्ड का 70% जो टाइगर पॉपुलेशन है इंडिया में है, लेकिन उसी के साथ टाइगर एरिया को बढ़ाना, जो एरिया है उसका मॉनिटरिंग को बढ़ाना या फिर उसका जो क्रूशियल कॉरिडोर है उसको नोटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि क्या की जा सके, उनको उनका आपका सस्टेनेबल तरीके से उनका हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये पूरा जो मुद्दा है या फिर जो टॉपिक है ये बात करता है अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर नेचर। इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड, इसको बैलेंस करना है। फिर जो एनिमल और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट है उसको मिनिमाइज करना है। तो उसको करने के लिए जो हमारी लॉ है उसमें जो चेंजेस लाने हैं या फिर जो आपके सेंसस है या फिर सेंसस के बाद जो भी डेटा है उसको अपडेट करना या फिर कॉरिडोर को बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो ओवरऑल हमें जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में या फिर गवर्नमेंट किस तरीके से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ले रही है, जैसे आपका पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, फिर प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लिया गया। इसी के तहत क्या है, लीगल रिकॉग्निशन दिया गया कॉरिडोर को 2006 में। फिर आप इसी के द्वारा ये 2006 में ही जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसको आपका लीगल स्टेटस दिया गया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा भी बायोस्फीयर रिजर्व बनाना, फिर जो हॉटस्पॉट है उनको प्रोटेक्ट करना, ये सभी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं जब भी आपके कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों के बारे में, इन लॉ के बारे में, लीगल रिकॉग्निशन के बारे में प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। बाकी जो भी आर्टिकल है आप देखिएगा कि वही पर्सपेक्टिव से हमने लिखी है। इसका हिस्ट्री देखा गया है पहले, फिर आपका की टर्म्स जो है एक्सप्लेन की गई है, देन फिर अगर देखें तो डायमेंशन जो है सोशल, पॉलिटिकल, एथिकल, इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक, इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी रहेगा। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने कोई बेसिक्स नहीं पढ़ी है, तो भी हमने ये बताया है कि आपको कौन से बेसिक्स पढ़ने हैं, कौन से एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।